चाय आज हमारे कल्चर का इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है कि चाहे पीएम की चाय पे चर्चा हो या रिटायर्ड अंकल की नुक्कड़ पे लड़ाई, सुबह की नींद से उठना हो या शाम की थकान भगानी हो, सुबह के नाश्ते और जिंदगी भर के रिश्ते सब के सब चाय पे हो जाते हैं। वर्ल्ड इश्यूज, पॉलिटिक्स, ऑफिस की टेंशन या फिर मन की भड़ास, कुछ भी निकालना हो एक चाय की टपरी पर हर एक चीज सॉल्व हो जाती है। आजकल तो बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद लोग चाय की टपरी खोलने लगे, और अगर आप स्वयं की आउटलेट्स में जाना चाहते हैं, नुक्कड़ टपरी पे नहीं जाते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इस सीजन में तो कितने लोगों के सर्दी जुकाम अदरक वाली चाय से ठीक हो जाते हैं, और जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते, वो ग्रीन टी प्रेफर करते हैं। लेकिन चाय तो भैया सब लोग पीते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? ये सिंपल सी चाय एक नेशनल ड्रिंक कैसे बन गई? आप शायद ये सुन के चौंक जाएंगे कि भैया चाय के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत चली आई थी और चाइना को हांगकांग देना पड़ गया था सिर्फ इसी चाय के चक्कर में। ये शॉकिंग है लेकिन सच है। रॉयल्स के शौक से लेकर रोज के रूटीन तक आने वाली इस चाय की कहानी देखने के लिए जल्दी जल्दी एक गर्म चाय बना के ले आओ और फिर आगे का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, चाय की शुरुआत होती है चाइना से, इसीलिए चाय वर्ड भी मैंडरिन के चा वर्ड से निकलता है। उस टाइम पर चाय एक ड्रिंक नहीं बल्कि खाने की चीज थी। लोग पान की तरह चबा चबा के खाते थे। साउथ चाइना और हमारे आसाम में भी इस तरह का ट्रेडिशन था। ये जो चाय पीने की शुरुआत है ना, ये आज से बस 2500 साल पहले हुई है। उस टाइम पर चाइना के रूलर शेनोंग को पानी उबाल के पीने का शौक था, और एक दिन गलती से उस पानी में चाय की पत्ती गिर गई। जब शेनोंग ने उस पानी को पिया तो उन्हें काफी एनर्जी फील हुई, और उसके बाद अपने एम्पायर में उन्होंने चाय का कल्टीवेशन शुरू कर दिया। और कुछ इसी तरह चाय जो खाने की चीज थी वो पीने की चीज बन गई। अब कहा जाता है कि ये ड्रिंकिंग सिचुआन या यूनान में ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन इसे नॉर्दर्न चाइना और बाकी देशों में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने पॉपुलराइज करा था। ये जो मॉन्क्स थे, ये चाय को मेडिसिन की तरह यूज करते थे, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए या मेडिटेशन सेशंस करने के लिए। अब इसीलिए जैसे जैसे बुद्धिज्म फैला, वैसे वैसे चाय की भी ड्रिंकिंग पॉपुलर होती चली गई। लेकिन तब भी ये बस एक मेडिसिनल ड्रिंक थी। इसके बाद आता है 17th सेंचुरी, जब चाइना के अंदर आता है टैंग डायनेस्टी का रूल, और इस टाइम पर चाय की प्रोसेसिंग ये शुरू करते हैं और नए नए तरीके डेवलप करते हैं, और ग्रीन टी फाइनली मेडिसिन के साथ साथ टेस्ट के लिए भी यूज होना शुरू हो जाती है। 10th सेंचुरी तक इस डायनेस्टी ने साउथ एशिया में चाय का ट्रेड करना भी शुरू कर दिया, और धीरे धीरे सिल्क रोड से होते हुए चाय मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया भी पहुंचने लगी। इसी रूट से होते हुए चाय भारत के कश्मीर और लद्दाख तक भी पहुंची। कश्मीर के कहवा में अगर आप देखें, एक पर्शियन टच देखने को मिलता है, लेकिन लद्दाख में तिब्बतन इन्फ्लुएंस है। इसकी वजह से लोग बटर टी प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जापान में तो टी इतनी पॉपुलर है कि आज वहां की टी सेरेमनीज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। लेकिन आजकल यूज होने वाली जो ब्लैक टी है, ये सबसे पहले मिलती है मिंग डायनेस्टी के टाइम पर, जब टी को ऑक्सीडाइज करना शुरू किया जाता है, और इसी फॉर्म में ये पहुंचती है यूरोप, जहां पोर्चुगीज और डच सबसे पहले इसे पीना शुरू करते हैं। ब्रिटेन में ये टी पहुंचती लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं होती, पर जब एक पोर्चुगीज प्रिंसेस की शादी इंग्लैंड के प्रिंस से होती है, तब ब्रिटेन में लोग सोचते हैं कि भैया रॉयल्स चाय पीते हैं तो हम भी इन्हें इमिटेट करके चाय पीना शुरू कर दें, और फिर वहां के कॉमन लोगों के बीच में चाय तेजी से पॉपुलर होने लगती है। लेकिन उस टाइम तक टी इंडस्ट्री पर चाइना की एक मोनोपोली होती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से टी इंपोर्ट करती थी। लेकिन चाइना में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड नहीं थी, इसलिए चाइना की जो टी है उसके बदले सिल्वर एक्सेप्ट करता था, और इस वजह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिल्वर रिजर्व थे वो खत्म होते जा रहे थे। अब ब्रिटेन में लोग चाय के एडिक्ट हो चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिल्वर खत्म हो रहा है और चाइना की चाय पे मोनोपोली है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आया आइडिया, इन्होंने सोचा क्यों ना चाइना के लोगों को भी ऐसी किसी चीज का एडिक्ट बना दे जिसकी डिमांड सिर्फ हम ही लोग फुलफिल कर सके, और वो ऐसा एक प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। ये था ओपियम यानी अफीम। लेकिन ओपियम को ग्रो करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थी जगह, चीप लेबर, और ऐसी कोई जगह जहां से ओपियम को ट्रांसपोर्ट कर सके। और तब उनकी नजर पड़ती है भारत पर, जहां ये तीनों फैक्टर अवेलेबल थे, और वहीं से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल इन्वेजन। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि ब्रिटिशर्स तो कहीं से भी भारत आ सकते थे ना, ये बंगाल से ही क्यों आए? इसका सबसे लॉजिकल रीजन यही है कि बंगाल वो सबसे परफेक्ट जगह थी जहां पर लैंड अवेलेबल था, चीप लेबर था, और एक पोर्ट भी था जहां से चीजों को इधर से उधर ले जाया जा सके। इसके अलावा दार्जिलिंग और असम का क्लाइमेट भी उस टाइम पर टी प्लांटेशन के लिए काफी परफेक्ट जगह थी। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब को हरा देते हैं, और बंगाल में ओपियम की खेती धूमधाम से शुरू हो जाती है। और यहाँ जितना ओपियम पैदा होता है वो चाइना स्मगल होना शुरू हो जाता है, और देखते देखते चाइनीज इसके एडिक्ट बन जाते हैं। इसकी डिमांड कितनी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ओपियम बेच कर $22 बिलियन कमा रही थी, और इस ओपियम की वजह से चाइना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक लड़ाई हो जाती है, और इसके बाद चाइना को हांगकांग का जो आइलैंड था वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। और ये सब शुरू कैसे हुआ था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना से चाय खरीदनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से अनलिमिटेड टी ट्रेड तो कर पा रही थी, लेकिन अभी भी ये चाय उन्हें चाइना के फार्मर से ही खरीदनी पड़ती थी। ब्रिटेन और चाइनीज के जो रिश्ते थे वो ज्यादा अच्छे थे नहीं। इस टाइम पर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ती है असम पर। यहाँ पर ऑलरेडी वाइल्ड टी उग
उगती थी। ये चाइनीज टी जितनी टेस्टी नहीं थी, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि इस जगह पर टी प्लांटेशन हो सकता है। इसीलिए चाइना की टी पर मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक और प्लान बनाया। अब ये प्लान था कि चाइना से टी प्लांट्स और प्लांटेशन टेक्निक्स को स्मगल किया जाए, क्योंकि वहां किसी भी फॉरेनर को इस प्रोसेस को शेयर नहीं किया जाता था। तो इस काम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्रिटिश बोटानिस्ट को अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा और ईस्ट इंडिया कंपनी का यह प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। रॉबर्ट फॉर्च्यून चाइना से 20,000 टी प्लांटेशन की टेक्निक्स और 8 चाइनीज प्लांटेशन वर्कर्स को लेकर भारत आ गया और इस पूरी की पूरी चीज को पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हाइस्ट बताया जाता है। और कुछ इस तरह से असम में टी प्लांटेशन की शुरुआत हो जाती है। असम के अलावा तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में भी टी प्लांटेशन शुरू होती है और सिर्फ कुछ ही सालों में भारत की जो टी इंडस्ट्री थी वो चाइना को टक्कर देने लगती है। आज के टाइम पे अगर आप देखें, असम में 40,000 से ज्यादा टी गार्डन्स हैं और नीलगिरीज में 60,000 से ज्यादा। अब ये तो बात हुई कि भारत में चाय प्रोड्यूस होना कैसे शुरू हुई, लेकिन लोगों ने इसे पीना कैसे शुरू कर दिया। देखो, ये प्रोडक्शन से पहले ही लोग इसको पी रहे थे। असम के जंगलों में तो चाय उगती थी और जो मॉडर्न चाइनीज टी थी वो भी भारत आ चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ ना सिर्फ उन सिटीज में लिमिटेड था जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड होता था और उन सिटीज में भी सिर्फ एलीट लोग चाय प्रेफर करते थे। 1689 में एक इंग्लिश ट्रैवलर ने अपनी बुक में लिखा है कि इंडियन ट्रेडर्स चाय में हॉट स्पाइसेस, लेमन्स या शुगर कैंडी वगैरह मिला के पीते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम चाय को लेकर एक स्टिग्मा बन गया। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो लोग चाय पीते हैं ना, इन्होंने ब्रिटिश राज को एक्सेप्ट कर लिया। बंगाली हिस्टोरियन गौतम भद्रा के अकॉर्डिंग 1880s में पब्लिक प्रेस में जितने भी लोग चाय पीने को लेकर एंथुसियास्टिक थे, उतने ही लोग इसे ओपनली अपोज भी कर रहे थे। लेकिन 1900s में जब वेस्ट में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और वर्ल्ड वॉर हुई, तो जितनी भी टी यहाँ पर बन रही थी उसका एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। तो अंग्रेजों के दिमाग में एक आइडिया आया कि असम के अंदर जो टी प्रोड्यूस हो रही है उसको भारत में एडवर्टाइज और प्रमोट किया जाए। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट करने के लिए टी सेस कमेटी नाम से एक प्रोपेगेंडा यूनिट भी बनाई, क्योंकि उस टाइम पर चाय की बिक्री पर ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था और जितनी ये पॉपुलर होने वाली थी उतना ही ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट मिलने वाला था। देखते देखते 1920s में पहली बार टी स्टॉल्स खुलने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और फैक्ट्री के आसपास इसे खोला जाता है। यहाँ पर मट्ठी जैसे स्नैक्स भी बिकते हैं। कोलकाता में टी कैबिन्स, मुंबई दिल्ली में रानी कैफे के नाम से इस तरह के टी स्टॉल पॉपुलर होते हैं और इन कैफेज में स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, हर सेक्शन के लोग जाकर बैठते थे। 1930s में टी इंडस्ट्री की मार्केटिंग और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। इसमें लोगों को टी के फ्री सैंपल दिए जाते हैं। ट्रेन में, बसेस में, पब्लिक प्लेसेस में चाय बनाने के डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं और इसको अल्कोहल के एक ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट किया जाता है। और देखते देखते फ्रीडम फाइटर्स भी इन स्टॉल्स में जाने लगे, क्योंकि एक अच्छी जगह थी वहां पर बैठकर प्लानिंग करने के लिए। अब ये टी स्टॉल पॉपुलर हो ही रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बड़ा कदम ले लिया। उन्होंने स्वदेशी अभियान शुरू कर दिया। उस टाइम पर लोगों से ब्रिटिशर्स के जितना भी सामान था उनको बॉयकॉट करने को कहा गया और इसमें चाय भी शामिल थी। इनफैक्ट महात्मा गांधी तो टी प्लांटेशन के खराब वर्किंग कंडीशन और लो पे को भी हाईलाइट करते हैं। इसकी वजह से कई वर्कर्स या तो ये काम छोड़ देते हैं या फिर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। गांधी जी टी के एडवर्टीजमेंट को भी काफी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि भैया स्ट्रॉन्ग टी इज अ पॉइजन और उसको कॉशियसली एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोलते हैं। इस क्रिटिसिज्म के बाद एडवर्टाइजर्स ये रियलाइज करते हैं कि भारत में जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब वो एक ब्रिटिश एस्पिरेशनल ड्रिंक की तरह चाय को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें घर घर तक पहुंचने के लिए भारत की हर कास्ट, क्रीड और सेक्शन को अपील करना पड़ेगा और इसीलिए वो टी को एक स्वदेशी ड्रिंक की तरह प्रमोट करने लग जाते हैं। आप ये दो एडवर्टीजमेंट देखो, एक स्वदेशी मूवमेंट से पहले और दूसरा उसके बाद का, आपको एक क्लियर शिफ्ट दिखाई देगा इन दोनों के अंदर ही। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद टी मार्केटर्स स्टेटमेंट देते हैं कि चाय भारत के लोगों के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स है और इसे एक कल्चरल और इकोनॉमिक एम्बेसडर की तरह यूज किया जाना चाहिए। भारत आजाद हो जाता है 1950-60s के टाइम पर। जो भी ब्रिटिशर्स चाय के स्टेट को ओन करते थे वो इंडियन बिजनेसमैन ने खरीद लिए। अब टी की प्रोसेसिंग के लिए नई मशीन जैसे सीटीसी के आने के बाद इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, इनकी कॉस्ट भी कम हो गई और इनकी सेल भी बढ़ती चली गई। इसकी पॉपुलैरिटी को रियलाइज करते हुए इसके क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी सरकार ने एक टी एक्ट बनाया। इनफैक्ट 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सारे गुड्स के ऊपर एक जीआई टैग लगाया गया जिससे पता चले वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली किस रीजन से आता है। इसमें दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी और दार्जिलिंग टी जैसे कई सारे वर्ड्स को ट्रेडमार्क तक करवाया गया और इन सारे रीजन्स की चाय आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी हाई डिमांड में रहती है। लेकिन चाय पीने की जो हैबिट या एडिक्शन है इसके पीछे काफी सारे और भी रीजन है। जैसे एक तो चाय खुद में एक एडिक्टिव बेवरेज है। यूजुअली जब आप कैफीन सुनते हैं आप कॉफी इमेजिन करते हैं, लेकिन चाय में भी कैफीन एक हाई अमाउंट में होता है और इसीलिए लोग इसके एडिक्ट बन जाते हैं। भारत में चाय की पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा रीजन है कि वो बाकी ड्रिंक्स के कंपैरिजन में काफी
चीप प्राइसेस में मिल जाती है। बल्कि आज भी अगर हम चाय और कॉफी के प्राइस को कंपेयर करें तो चाय काफी सस्ती मिलती है। और हिस्टोरिकली चाय क्योंकि एक मेडिसिनल ड्रिंक की तरह देखी जाती थी, इस वजह से भी लोग इसे ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर पाए। चाय की एक और खासियत है कि ये अलग अलग कल्चर्स में ना इजिली ब्लेंड हो जाती है, वहीं के जैसी बन जाती है। जैसे भारत के अंदर अलग अलग रीजन्स में भी आप ये डिफरेंस देखेंगे। जो काऊ बेल्ट है वहां पर मिल्क टी पॉपुलर है, लद्दाख जाएंगे तो बटर टी है, कश्मीर है कहवा है, और इनफैक्ट कहवा के अंदर भी 36 वेराइटीज है। तो ये भारत के अलावा टर्किश, ईरानियन, जापानीज, हर एक जगह आप जाएंगे वहां पर अलग तरह की चाय और अलग तरह का लोकल फ्लेवर आपको दिखेगा। और इसीलिए भारत के 80% लोग आज चाय पीते हैं। हालांकि सदर्न पार्ट ऑफ भारत में बहुत सारे लोग मसाला चाय से ज्यादा फिल्टर कॉफी वगैरह प्रेफर करते हैं, बट मेनली ये रीजन है कि भाई वहां पर कॉफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, आप मैप से देख सकते हैं। तो नेचुरली हमें वहां पर कॉफी ज्यादा देखने को मिलेगी। खैर, ये जो चाय वर्सेस कॉफी की एटर्नल डिबेट है, इसको आप कमेंट में कंटिन्यू कर लेना। आप क्या प्रेफर करते हो ये भी कमेंट करके बता देना। मेरा मकसद था चाय की इस पूरी बड़ी सी कहानी को मैं आपको सुना दूं। अगर वीडियो अच्छा लगा आगे शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।